मदर टेरेसा एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए हम बारी बारी से नोटपैड के मेन्यूज़ का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेट मेन्यू की जानकारी लेंगे, परंतु कुछ भी कार्य करने से पहले आपके पास नोटपैड में कुछ लिखा होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 टॉपिक्स को डिफाइन किया है: प्ले, वॉच एंड लर्न, कंप्लीट ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन। इन तीनों टॉपिक्स के बारे में कुछ लाइनें यहाँ पे टाइप है। हम बारी बारी से इन लाइनों पे कार्य करेंगे और हम देखेंगे कि टेक्स्ट एडिटर के रूप में नोटपैड हमारे लिए किस प्रकार हेल्पफुल है। देखें, यदि आप यहाँ ध्यान से देखें तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे साथ यहाँ ये आ रही है कि जब मैं कुछ इसमें कॉपी पेस्ट करता हूँ या टाइप करता हूँ तो ये सीधा आगे की तरफ टाइप करता जा रहा है। यहाँ यदि आप दूसरी लाइन में देखें, यू कैन लर्न अकॉर्डिंग टू योर स्पीड एंड सिटिंग एट योर होम, यहाँ से आगे चलते चलते मैं यहाँ पे जो लाइन है वो राइट हैंड साइड की तरफ आ रही है, जिसको देखने के लिए मुझे राइट हैंड साइड पे स्क्रॉल करना पड़ता है। स्क्रॉलिंग के लिए आप स्क्रॉल बार का यूज़ कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपके पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, और यदि डॉक्यूमेंट आपका वर्टिकली अगर आपको स्क्रॉल करना है तो यहाँ वर्टिकल स्क्रॉल बार अवेलेबल हो जाएगी, परंतु अभी इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि पेज की जो विड्थ है वो इतनी लंबी नहीं है कि आपको स्क्रॉल बार की ज़रूरत पड़े। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरी सभी लाइनें मेरे पेज के अनुसार सामने रहें और राइट हैंड साइड मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े, तो इसके लिए फॉर्मेट मेन्यू का प्रयोग करेंगे हम। सबसे पहली कमांड इसमें वर्ड रैप की है। जैसे ही वर्ड रैप पे क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे वो सभी लाइनें राइट हैंड साइड पर न जाकर नीचे की तरफ आ गई हैं। देखिए यहाँ सब्जेक्ट इज़ ईजी, यू कैन मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे देखिए आसानी से मैं पढ़ सकता हूँ इस डॉक्यूमेंट को। यदि मैं डॉक्यूमेंट का साइज़ बड़ा या छोटा करता हूँ, मान लीजिए मैं इसको माउस बॉर्डर पर रख के इसको छोटा करता हूँ, तो भी ये मेरे सामने ही रहती हैं लाइनें, अर्थात ये राइट हैंड साइड की तरफ नहीं जाती और मुझे स्क्रॉल नहीं करना पड़ता इसके लिए। देखिए, रिसाइज करने के पश्चात भी मैं अपनी सभी लाइनों को अपने सामने देख पा रहा हूँ। यदि आप चाहें तो फिर से वापस आप ये ऑप्शन को रिवर्ट कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मेट पे चले जाएं, वर्ड रैप ऑफ कर दें, तो फिर से आपकी जो लाइनें हैं राइट हैंड साइड वाली साइड चली गई हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास फॉर्मेट मेन्यू में फ़ॉन्ट का है, परंतु इस ऑप्शन को प्रयोग करने से पहले मैं अपने इस नोटपैड का साइज़ मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ मैक्सिमाइज़ बटन से। देखिए, मेरे पास मेरा नोटपैड जो है वो मैक्सिमाइज साइज़ में अवेलेबल हो गया है। मोस्टली टेक्स्ट एडिटर में काम करते समय आपको सेलेक्ट करना ज़रूरी रहता है यदि आप किसी तरह की फ़ॉन्ट सेटिंग्स करते हैं, परंतु नोटपैड में आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप फॉर्मेट पे चले जाएं और फ़ॉन्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। आपके सामने एक फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा। इसमें आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। जैसे सबसे पहला ऑप्शन फ़ॉन्ट है। इसमें पहले टेक्स्ट बॉक्स में ये दिखाया जा रहा है कि आपके पास इस वक्त कौन सा फ़ॉन्ट अवेलेबल है। नीचे की तरफ आपके पास काफ़ी सारे और फ़ॉन्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप फ़ॉन्ट का अर्थ है किसी भी तरह के लिखाई के स्टाइल से। आप यहाँ कोई भी दूसरा स्टाइल लेकर यदि ओके करेंगे तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एरियल राउंडेड एम्प्टी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। आप देखेंगे कि आपका फ़ॉन्ट चेंज हो गया है। मैं फिर से फॉर्मेट से फ़ॉन्ट पे वापस आ जाता हूँ। हर एक फ़ॉन्ट के साथ आपके बेसिक फ़ॉन्ट स्टाइल के ऑप्शन जुड़े रहते हैं जो आप फ़ॉन्ट स्टाइल में प्राप्त कर सकते हैं, परंतु इससे पहले मैं एरियल में वापस आ जाता हूँ और ओके कर देता हूँ। फिर से फॉर्मेट फ़ॉन्ट। अब देखें कि आप एरियल फ़ॉन्ट के साथ काफ़ी सारे फ़ॉन्ट स्टाइल ऑप्शन जुड़े हुए हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि नोटपैड में पहले से ही आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाया गया है। जिस प्रकार का फ़ॉन्ट स्टाइल आप सेलेक्ट करेंगे उस प्रकार का प्रीव्यू आप देखते हुए ये तय कर सकते हैं कि टेक्स्ट आपका कैसा दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे मैं बोल्ड इटैलिक चुन लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। आप देखेंगे कि बिल्कुल आपका टेक्स्ट वैसा ही हो गया है जैसा मैंने चुना है। फिर से फ़ॉन्ट पे वापस जाता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास साइज़ का अवेलेबल है। मैं यहाँ फ़ॉन्ट का साइज़ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके लिए फिर से मैं कोई भी साइज़ यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सैंपल के रूप में साइज़ मुझे यहाँ दिखाया गया है नीचे। जैसे ही मैं ओके करता हूँ मेरे पास साइज़ अवेलेबल हो जाता है उस साइज़ के अनुसार जो साइज़ मैंने सेलेक्ट किया है। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के नीचे की तरफ स्क्रिप्ट का ऑप्शन है। स्क्रिप्ट से आप थोड़ा बहुत बदलाव और कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट अपने फ़ॉन्ट के स्टाइल में। जैसे कि यहाँ पे इस वक्त स्क्रिप्ट है वेस्टर्न अवेलेबल है, परंतु यदि मैं हेब्रू स्क्रिप्ट को चुन लेता हूँ तो यहाँ पे आप सैंपल में देखेंगे थोड़ा सा बदलाव है। जैसे ही ओके करूँगा मैं, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट आपका जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है, साइज़ है और डिज़ाइन है वो चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से फिर से फॉर्मेट पे मैं फ़ॉन्ट पे वापस आ जाता हूँ। यहाँ से मैं फिर से वेस्टर्न
स्क्रिप्ट चुन लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। फिर से मैं पुरानी सेटिंग में वापस आ गया हूँ। यदि आप चाहें तो इन फ़ॉन्ट्स में और फ़ॉन्ट्स को भी शामिल कर सकते हैं। उसके लिए आप शो मोर फ़ॉन्ट्स पे क्लिक करें, आपके पास फ़ॉन्ट्स डायलॉग बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा विंडोज़ का। यहाँ पे आप नेट से फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और उन फ़ॉन्ट्स को आप अपने नोटपैड में शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ से इस बॉक्स को क्लोज कर देता हूँ। यदि आप किसी कारण से सेटिंग्स को अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप कैंसिल कर दीजिए, वो सेटिंग्स अप्लाई नहीं होंगी। सेटिंग्स तभी अप्लाई होंगी जब आप ओके करेंगे। कैंसिल करने के अलावा यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं इस बॉक्स को, दोनों का कार्य एक जैसा ही रहेगा। नेक्स्ट टैब जो हम जानकारी लेंगे वो है एडिट। एडिट में सबसे पहली कमांड अनडू है। मान लीजिए मैं किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस कर देता हूँ तो ये टेक्स्ट नोटपैड से डिलीट हो गया है। यदि आप इस कमांड को रिवर्स करना चाहते हैं, अनडू करना चाहते हैं, तो एडिट पे अनडू कमांड का प्रयोग करें। यदि आप यहाँ ध्यान दें तो हर एक कमांड के आगे एक शॉर्टकट दिया गया है, जैसे कि Ctrl+Z। अनडू कमांड पे क्लिक करने पे आप देखें यहाँ से जो आपने टेक्स्ट डिलीट किया था वो वापस आ गया है। और फिर से यदि Ctrl+Z करता हूँ तो फिर से ये देखिए एक स्टेप फिर से बैक हो गया है। तो आप Ctrl+Z का प्रयोग फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों कमांड्स के लिए यहाँ करेंगे। इसके अतिरिक्त आप यदि ध्यान दें तो बजाय मैं एडिट पे जाकर अनडू क्लिक करने के कीबोर्ड से Ctrl+Z की का प्रयोग भी कर सकता हूँ। इसी तरह से आप अपने टेक्स्ट को कट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। कट का अर्थ है मूव करने से। मैं यहाँ कट कर देता हूँ टेक्स्ट को और माउस का कर्सर जो है नीचे ले आता हूँ। देखिए मैं यहाँ क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो नीचे नहीं आ रहा कर्सर। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लास्ट लाइन पे क्लिक करूँगा, एंड का बटन दबाऊंगा कीबोर्ड पे और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पे अब मेरा कर्सर नीचे आ गया है। मैंने जो टेक्स्ट कट किया हुआ है उसे यहाँ लाने के लिए मुझे पेस्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे वो वाला टेक्स्ट बीच में से उठ के नीचे आ गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि कट का प्रयोग हम मूव करने के लिए करते हैं। कट का प्रयोग करने के बाद आप पेस्ट का प्रयोग करें ताकि आपने जो टेक्स्ट कट किया है उसको आप प्लेस कर सकें। इसी तरह से मैं कॉपी कर सकता हूँ किसी टेक्स्ट को। जैसे मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एडिट पर जाकर कॉपी कर देता हूँ तो मेरे पास ये टेक्स्ट कॉपी हो गया है। परंतु टेक्स्ट को मुझे दूसरी जगह रखने के लिए पेस्ट करना ज़रूरी है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, एडिट पे पेस्ट कमांड का प्रयोग करता हूँ तो आप देखेंगे कि वही लाइन यहाँ पे दोबारा पेस्ट हो गई है। पेस्ट का प्रयोग मैं एक से अधिक बार कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं फिर से पेस्ट कर देता हूँ एक बार फिर से। तो इस प्रकार आप पेस्ट का प्रयोग जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं। आपके पास जो टेक्स्ट क्लिपबोर्ड पर है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक क्लिपबोर्ड एरिया रहता है सभी सॉफ्टवेयर्स के लिए कॉमन। वहाँ पे जो टेक्स्ट रहता है वो आप कभी भी दोबारा पेस्ट कर सकते हैं जब तक आपके क्लिपबोर्ड पे वो टेक्स्ट है। जैसे कि हमारे पास प्ले, वॉच एंड लर्न जो टेक्स्ट है वो हमारे पास इस वक्त क्लिपबोर्ड पे है, तो उसको आसानी से मैं कभी भी पेस्ट दोबारा कर सकता हूँ। यदि आप अपनी फाइल में से किसी टेक्स्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं इन 4 लाइनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एडिट पे मेरे पास डिलीट कमांड है। यदि मैं इसे क्लिक कर दूँ डिलीट को तो मेरे पास ये टेक्स्ट यहाँ से हट जाएगा, अर्थात मेरे फाइल में से डिलीट हो जाएगा। मैं इसे वापस ला सकता हूँ फिर से अनडू के द्वारा। शॉर्टकट के रूप में Ctrl+Z का प्रयोग भी कर सकता हूँ मैं। इसी तरह से आपके पास फाइंड कमांड का ऑप्शन है। आप चाहें तो किसी वर्ड को आसानी से आप ढूंढ सकते हैं नोटपैड में। छोटी फाइल होने पर तो सामने दिखाई दे रहे हैं वर्ड, परंतु यदि आपकी फाइल बहुत बड़ी हो, काफ़ी सारे पेजेस की हो, किसी खास वर्ड को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ऐसे केस में आप एडिट में फाइंड का प्रयोग करें। जिस टेक्स्ट को आप ढूंढना चाहते हैं वो यहाँ टाइप कर दें। जैसे यहाँ मैं प्ले को ढूंढना चाहता हूँ। आप यहाँ ध्यान दें कि मैंने सबसे पहले कर्सर को ऊपर क्लिक कर दिया है, सबसे ऊपर, और यहाँ पे डायरेक्शन में डाउन सिलेक्टेड है, अर्थात ऊपर से नीचे की तरफ अब टेक्स्ट को सर्च किया जाएगा। अर्थात ऊपर से नीचे की तरफ जो मैंने फाइंड वर्ड में लिखा है प्ले, उसे ढूंढा जाएगा। इससे मैंने फाइंड वर्ड टेक्स्ट बॉक्स में जो मैंने प्ले लिखा है उसको ऊपर से नीचे की तरफ ढूंढा जाएगा। यदि मैं अप की तरफ ढूंढना चाहता हूँ तो मैं नीचे क्लिक कर दूंगा ताकि नीचे से ऊपर की तरफ ढूंढा जाए। यदि मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट को केसिंग के अनुसार ढूंढा जाए, अर्थात यदि मैं बड़े अक्षर लिखूँ, कैपिटल लेटर्स लिखूँ तो कैपिटल ढूंढे जाए और स्मॉल लेटर्स लिखूँ तो स्मॉल ढूंढे जाए, तो मैं मैच के इस ऑप्शन को क्लिक करके ऑन कर सकता हूँ। परंतु अभी मैं इसे अनचेक कर देता हूँ। मैंने प्ले लिख लिया है फाइंड वर्ड बॉक्स में, डायरेक्शन डाउन साइड पे है और मैंने
ऊपर की तरफ क्लिक भी कर दिया है। अब मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे कि प्ले वर्ड जहाँ जहाँ अवेलेबल है वहाँ वहाँ सेलेक्ट किया जा रहा है, परंतु यहीं पे अगर मैं उससे आगे प्ले सर्च करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास नोटपैड की तरफ से एक मैसेज अवेलेबल है, कैन नॉट फाइंड प्ले, अर्थात इससे आगे उसे प्ले अवेलेबल नहीं, अर्थात इससे आगे उसे प्ले वर्ड कहीं नहीं मिल रहा। मैं ओके कर देता हूँ। अब की बार मैं लास्ट में क्लिक कर देता हूँ, डायरेक्शन अप कर देता हूँ और फिर से फाइंड नेक्स्ट। आप देखेंगे कि अब की बार रिवर्स डायरेक्शन में प्ले वर्ड को ढूंढा जा रहा है। इसी तरह से यदि मान लीजिए मुझे प्ले वर्ड छोटे अक्षरों में ढूंढना है, यहाँ मैं फाइंड वर्ड में प्ले टाइप कर लेता हूँ और माउस का कर्सर ऊपर क्लिक कर देता हूँ शुरुआत में और डायरेक्शन डाउन। अब मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, प्ले, यहाँ भी प्ले को, अब देखेंगे कि छोटे अक्षर वाला प्ले 3rd नंबर पे आया है। फिर से प्ले जो एक इस तरफ भी है और फिर से प्ले। मैंने अपने फाइल में थोड़ी सी चेंजेस की हैं और प्ले को 2 बार और शामिल किया है छोटे अक्षरों में। परंतु अब यहाँ मेन बात यह है कि मैं प्ले छोटा ढूंढना चाहता हूँ, परंतु ये बड़े प्ले वाले अक्षरों को भी ढूंढ रहा है। यहाँ देखें आप, तो ऐसे केस में यदि आप सिर्फ छोटे अक्षरों वाला प्ले ही ढूंढना चाहते हैं तो आप मैच केस ऑप्शन को क्लिक करके ऑन कर सकते हैं। इसके लिए मैं फिर से देखिए शुरू में क्लिक करता हूँ, छोटे अक्षरों में प्ले लिखा हुआ है, मैच केस ऑप्शन ऑन है और मैं नीचे की तरफ ढूंढना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे पास छोटे अक्षरों में 2 बार प्ले लिखा हुआ है तो मैं अब उसे ढूंढ कर देखना चाहता हूँ। फाइंड नेक्स्ट, देखिए अब बड़े अक्षरों वाले प्ले को सिलेक्ट नहीं किया गया है। फिर से फाइंड नेक्स्ट और अगली बार फाइंड नेक्स्ट दबाने पे कैन नॉट फाइंड प्ले। तो इस प्रकार से आप आसानी से बड़े और छोटे अक्षरों में भेद करते हुए भी ढूंढ सकते हैं अपने टेक्स्ट को मैच केस के द्वारा। मैं यहाँ इसे कैंसिल कर देता हूँ। इसी के साथ अगला जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट के लिए भी सबसे पहले मैं ऊपर की तरफ माउस क्लिक कर देता हूँ, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे कि इसने प्ले को सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि पिछली बार जो मैंने फाइंड किया है किसी टेक्स्ट को वो है प्ले, वो भी स्मॉल लेटर्स में। फिर से मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो अगले वाला प्ले सिलेक्टेड हो गया है। तो इस तरह से आप शॉर्टकट F3 का प्रयोग करके बाद में भी फाइंड बॉक्स को क्लोज किए बिना भी लास्ट सर्च को ढूंढ सकते हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मैसेज कैन नॉट फाइंड प्ले आ गया है, क्योंकि प्ले 2 बार दिया गया है छोटे अक्षरों में, उसके पश्चात प्ले नहीं है। यहाँ मैं ओके कर देता हूँ। इसी तरह से मैं रिप्लेस कमांड का प्रयोग भी कर सकता हूँ। रिप्लेस में मैं किसी टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट के साथ बदल सकता हूँ। देखिए जैसे रिप्लेस में मैं क्लिक करता हूँ, इसमें सबसे पहले जिस टेक्स्ट को मुझे बदलना है उसको मैं यहाँ टाइप करूँगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं प्ले को बदलना चाहता हूँ वर्क में, तो इसके लिए फाइंड वर्ड में मैं प्ले लिख दूंगा जिसको मुझे बदलना है। रिप्लेस विद में मैं वर्क लिख दूंगा। तो अब मैं प्ले वर्ड को जहाँ जहाँ भी प्ले वर्ड है उसको वर्क वर्ड के साथ बदलना चाहता हूँ। अब ध्यान रखिएगा, अगर आप मैच केस ऑन करते हैं और छोटे अक्षर ढूंढते हैं तो सिर्फ छोटे वाले अक्षरों को वर्क में बदला जाएगा, परंतु यदि मैच केस ऑफ रखते हैं तो प्ले जितनी बार भी आपकी फाइल में आया है, चाहे वो बड़े अक्षरों में है या छोटे अक्षरों में है, सबको बदल दिया जाएगा। मैं माउस को सबसे ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और फाइंड करता हूँ। देखिए यहाँ पे प्ले अवेलेबल है। यदि मैं यहाँ रिप्लेस कमांड को क्लिक करता हूँ तो देखेंगे आप प्ले की जगह वर्क आ गया है। फिर से मैं रिप्लेस कमांड का प्रयोग करता हूँ तो यहाँ भी वर्क आ गया है। तो इस तरह से यदि आपके पास एक वर्ड की बहुत सारी एंट्रीज हैं फाइल में, आप सबको एक साथ भी बदल सकते हैं। उसके लिए रिप्लेस ऑल कमांड को क्लिक करें। जहाँ जहाँ भी मेरी फाइल में प्ले वर्ड अवेलेबल था वहाँ वहाँ पे अब वर्क वर्ड अवेलेबल हो गया है। इस प्रकार मैं एक साथ ही सारी रिप्लेसमेंट भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। एडिट में जो नेक्स्ट कमांड मेरे पास अवेलेबल है वो है गो टू के रूप में। गो टू पे क्लिक करते ही आपके पास लाइन नंबर की जानकारी मांगी जाएगी। आप अपने नोटपैड में किसी भी लाइन पे जा सकते हैं डायरेक्टली गो टू के द्वारा। यहाँ मैं लाइन नंबर 5 प्रेस कर देता हूँ और गो टू कर देता हूँ। तो देखिए मेरा कर्सर जो 5वीं लाइन के आगे आ गया है। क्योंकि नोटपैड में लाइन नंबर नहीं दिया गया है तो आप किसी भी लाइन पे डायरेक्टली गो टू के साथ जा सकते हैं। फिर से मैं गो टू पे सिलेक्ट करता हूँ और 9 नंबर लाइन को प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए 9 नंबर लाइन पे मेरा कर्सर अवेलेबल हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास सेलेक्ट ऑल का है। एडिट में जाकर मेरे पास सारा टेक्स्ट जो भी नोटपैड में लिखा हुआ है सिलेक्ट हो जाएगा। परंतु यदि यहाँ मैं बाहर कहीं क्लिक कर देता हूँ टेक्स्ट से
तो फिर से टेक्स्ट जो है वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। मैं टेक्स्ट को माउस के साथ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके लिए मैंने देखे सबसे लास्ट में क्लिक कर दिया है टेक्स्ट के। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए मैंने माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस कर लिया है और माउस को ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ और लास्ट में आकर मैं इसे छोड़ देता हूँ लेफ़्ट क्लिक को। तो आप देखेंगे कि मेरा सारा जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो गया है। अब दोनों तरह से आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ यदि आप अपने डॉक्यूमेंट में टाइम और डेट को डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं नीचे की तरफ टाइम और डेट डालना चाहता हूँ। मैं पहले कर्सर को वहाँ ले आता हूँ, एडिट, टाइम डेट। आप देखेंगे कि टाइम और डेट दोनों अवेलेबल हो गई है नोटपैड में। टाइम डेट डालने के लिए आप F5 शॉर्टकट का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप कीबोर्ड पे बनी हुई फंक्शन कीज़ में से F5 को प्रेस करें, आपके पास डायरेक्ट ही टाइम डेट अवेलेबल हो जाएगा। इस प्रकार से हम एडिट मेन्यू का प्रयोग कर सकते हैं नोटपैड के अंतर्गत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेन्यू जो हमारे पास अवेलेबल है वो है फाइल मेन्यू के रूप में। यदि आप फाइल पे क्लिक करें तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे कि न्यू। यदि आप नई फाइल खोलना चाहते हैं तो न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। ओपन, किसी पुरानी सेव्ड फाइल को खोलना है तो ओपन। सेव, यदि आपके पास जो फाइल जिस पे आप कार्य कर रहे हैं उसको आप संभाल के रखना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में तो सेव कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। सेव एज, जो फाइल आपने सेव कर दी है उसका एक डुप्लीकेट कॉपी भी बना के रख सकते हैं सेव एज के द्वारा। इसी तरह से पेज सेटअप और प्रिंट के द्वारा प्रिंटिंग की सेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी फाइल का इस वक्त स्टेटस क्या है। इस वक्त हमारी फाइल जो है वो सेव नहीं है। उसकी जानकारी मुझे यहाँ ऊपर टाइटल बार से मिलती है, क्योंकि यहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा हुआ है, अर्थात मैंने अपनी फ़ाइल का कोई भी नाम या टाइटल नहीं रखा। तो सबसे पहले मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। उसके लिए मुझे फाइल पे जाना है और सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हैं आपके पास एक सेव एज डायलॉग बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा। आइए इस डायलॉग बॉक्स में देखते हैं कि फाइल को किस प्रकार हम सेव कर सकते हैं। सबसे ऊपर देखें तो आपके पास ये जानकारी दी जा रही है कि अभी आप कहाँ पे हैं। यदि आप माउस को लास्ट में क्लिक करें, सी में, आप अपनी सी ड्राइव यूज़र्स में बेस्टो यूज़र के अंतर्गत डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत हैं। मैं यहाँ लेफ़्ट सेक्शन का प्रयोग करते हुए कहीं पे भी अपना फ़ाइल को सेव कर सकता हूँ। लेफ़्ट साइड पे वो सभी लोकेशंस हैं जहाँ पे मैं अपनी फ़ाइल सेव कर सकता हूँ। जैसे मैं अपनी फ़ाइल को डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास राइट हैंड साइड पे डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंतर्गत जो भी फाइल्स या फोल्डर पहले से अवेलेबल है उनकी जानकारी है। अब मैं नीचे फाइल नेम पे अपनी इस फाइल का एक नाम रखना चाहता हूँ। माई टेक्स्ट के नाम से मैंने फाइल का नाम रखा है। अब सेव एज टाइप में यदि ध्यान दें तो आपके पास टेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है, अर्थात आपकी जो फाइल सेव होगी वो start.txt एक्सटेंशन से होगी, अर्थात ये नोटपैड की फाइल होगी। ये जानकारी इस एक्सटेंशन से मिलती है। यहाँ मैं इसे सेव कर देता हूँ। आप देखेंगे कि जहाँ अनटाइटल लिखा हुआ था वहाँ माई टेक्स्ट लिखा आ गया है। मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से दोबारा इस फाइल को ओपन करने के लिए मैं नोटपैड पे क्लिक करता हूँ, फाइल पे, ओपन। जब आप ओपन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास बिल्कुल वैसा ही एक ओपन डायलॉग बॉक्स खुल जाता है जैसा सेव वाला खुला था, परंतु इसमें फ़र्क ये है कि पहले हम फाइल को सेव कर रहे थे, अब की बार फाइल को खोल रहे हैं। बाकी लगभग ऑप्शन सेम ही है। जैसे ऊपर की तरफ मैं कहाँ पे हूँ ये जानकारी, मैं डॉक्यूमेंट्स सेक्शन में हूँ। लेफ़्ट साइड से मैं उस जगह या उस लोकेशन का चुनाव कर सकता हूँ जहाँ पे मेरे पास फाइल पड़ी है, जैसे डॉक्यूमेंट्स। राइट हैंड साइड पे मेरे पास फाइल का नाम आ गया है, मैं माई टेक्स्ट फाइल को चुन लेता हूँ। अब देखेंगे कि फाइल नेम स्वयं ही यहाँ सेलेक्ट हो गया है जब मैंने ऊपर क्लिक किया है फाइल को। जैसे ही ओपन पे क्लिक करता हूँ मेरे पास मेरी फाइल फिर से खुल जाती है। इस प्रकार ओपन के द्वारा मैं फाइल को खोल सकता हूँ। हम फिर से फाइल मेन्यू पर चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना के रख दी जाए, तो उसके लिए मैं सेव एज पे जाता हूँ। सेव एज बॉक्स बिल्कुल वही सेव वाला बॉक्स है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब की बार आपकी पहली फाइल भी बनी रहेगी और एक नई फाइल और ऐड हो जाएगी यहाँ पे नए नाम से। एक तरह से उसका एक कॉपी ऐड हो जाएगा। तो माई टेक्स्ट मेरी पहली फाइल का नाम था और माई टेक्स्ट 1 मेरी दूसरी फाइल का नाम है। मैं यहाँ इसे सेव कर देता हूँ। अब ऊपर की तरफ देखें, जहाँ पे टाइटल बार है वहाँ पे आपके पास माई टेक्स्ट 1 लिखा आ गया है, जो मेरी नई फाइल का नाम है। यदि ओपन करना चाहूँ तो मैं इन दोनों में से किसी भी फाइल को ओपन कर सकता हूँ।
इस प्रकार मैं अपनी फाइल को सेव एज कर सकता हूँ। अब यदि आप चाहते हैं बिल्कुल नई और फ्रेश फाइल बनाना, तो आप फाइल पे न्यू पे क्लिक कर दीजिए, आपके पास एक ब्लैंक फाइल अवेलेबल हो जाएगी। अब मैं यहाँ इसमें कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, परंतु मैं फिर से एक पहले वाली फाइल खोल लेता हूँ। नीचे की तरफ पेज सेटअप और प्रिंट के नाम से दो कमांड्स अवेलेबल हैं। पेज सेटअप से मैं अपने पेज की सेटिंग कर सकता हूँ प्रिंटिंग के लिए। मैं पेज सेटअप को क्लिक कर देता हूँ। साइज से मैं पेपर का चुनाव कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट A4 ले लेता हूँ। A4 पेज आपका फोटोस्टेट का बेसिक पेज होता है जो हम फोटोस्टेट में यूज़ करते हैं। आप और पेज साइज़ का चुनाव भी यहाँ से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ओरिएंटेशन आप बता सकते हैं। पोर्ट्रेट बताएंगे तो लंबाई में प्रिंटिंग आएगी, और लैंडस्केप बताएंगे तो चौड़ाई में प्रिंटिंग। कुछ प्रीव्यू में दिखाया जा रहा है कुछ इस तरह से, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। इसी तरह से आप मार्जिन डिसाइड कर सकते हैं। यदि आप यहाँ मार्जिन बढ़ाते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट सेक्शन पे मार्जिन ज़्यादा दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे मार्जिन में 2 कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड का मार्जिन बढ़ गया है। इस तरह से बाकी साइड्स के मार्जिन भी आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। इसके अतिरिक्त हमारे पास नीचे 2 टेक्स्ट बॉक्स और हैं, हेडर और फुटर। यदि आपकी फ़ाइल में बहुत सारे पेजेस हैं और कोई टेक्स्ट आप हर पेज के ऊपर डालना चाहते हैं, तो उसको बार बार लिखने के बजाय आप पेज के हेडर में इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ हेडर टेक्स्ट बॉक्स में जो भी आप लिखेंगे, जब भी प्रिंटिंग निकलेगी हर पेज के ऊपर वो टेक्स्ट रिपीट होगा। जैसे यहाँ पे मैं हेडर के लिए लाइन लिख देता हूँ, इसी तरह से यदि मैं नीचे फुटर में लाइन लिखना चाहता हूँ तो मैं फुटर में भी लिख देता हूँ। अब जितने भी पेजेस हम प्रिंटिंग में निकालेंगे, यदि वो संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, तो हर पेज के ऊपर हेडर वाला टेक्स्ट आएगा और हर पेज के नीचे वाली साइड पे फुटर वाला टेक्स्ट आएगा। जैसे ही मैं ओके करता हूँ ये सेटिंग्स एप्लीकेबल हो जाएंगी। फाइल में नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो अवेलेबल है वो है प्रिंटिंग के लिए। फाइल में चले जाएं और प्रिंट को क्लिक कर दें। आप शॉर्टकट Ctrl+P भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें आपके पास काफ़ी सारी जानकारी अवेलेबल है प्रिंटिंग सेक्शन के बारे में, जैसे जर्नल में सेलेक्ट प्रिंटर। अब यहाँ पे मेरे पास कंप्यूटर में कोई भी प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है, परंतु यदि आपके कंप्यूटर में प्रिंटर इंस्टॉल हो तो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। आप उस नाम को सिलेक्ट करें। उसके पश्चात आप यहाँ पे प्रेफरेंसेस सिलेक्ट कर सकते हैं अपने प्रिंटर के लिए, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। जिस तरह से आप प्रिंटिंग चाहते हैं उस तरह की प्रिंटिंग लेआउट में आ जाएगी। यहाँ मैं कैंसिल कर देता हूँ अभी इसे। इसके अलावा यहाँ पे पेज रेंज, यदि ऑल करेंगे तो सभी पेजेस प्रिंट हो जाएंगे, और किसी एक खास पेज को प्रिंट करना हो तो पेजेस सेलेक्ट करके उस पेज का नंबर डाल दीजिए। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। आप जितनी कॉपीज़ यहाँ फीड करेंगे उतनी कॉपीज़ प्रिंटिंग में निकाली जाएंगी। मान लीजिए यहाँ मैं 5 टाइप करूँ तो 5 कॉपीज़ मेरे एक ही पेज की निकाली जाएंगी। फाइनली मुझे अप्लाई करना है इन सेटिंग्स को लागू करने के लिए, और यदि प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा। प्रिंट करते ही मेरे पास, यदि मेरे पास प्रिंटर कनेक्टेड है तो प्रिंटिंग अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। इसके अतिरिक्त नीचे एक ऑप्शन है एग्ज़िट। यदि मैं एग्ज़िट को प्रेस कर दूँ तो मैं अपनी नोटपैड से बाहर आ जाता हूँ और नोटपैड मेरे पास क्लोज हो जाता है। मैं फिर से इसे ओपन कर लेता हूँ नोटपैड को, पुरानी फाइल को। मैक्सिमाइज़ करने के लिए नोटपैड को यदि आप टाइटल बार पे डबल क्लिक करें तो भी ये मैक्सिमाइज जल्दी से हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 मेन्यूज़ और हैं, व्यू और हेल्प। व्यू को यदि मैं क्लिक करूँ तो देखिए केवल एक ही ऑप्शन है, स्टेटस बार। नीचे हमारे पास यहाँ स्टेटस बार अवेलेबल है। पहले हम देखते हैं कि स्टेटस बार हमें किस प्रकार जानकारी देता है। देखिए यहाँ मैं माउस क्लिक कर देता हूँ कहीं भी, तो मुझे ये जानकारी स्टेटस बार पे दी गई है कि लाइन 10 और कॉलम 19 पे हूँ मैं। यहाँ लाइन 10 और कॉलम 19 अर्थात लाइन 10 नंबर है और कॉलम मेरा 19 नंबर है, जहाँ पे इस वक्त मेरा माउस का कर्सर है। कहीं भी क्लिक करके मैं देखिए अलग अलग लोकेशन की लाइन नंबर और कॉलम नंबर की जानकारी ले सकता हूँ। इसके अतिरिक्त मुझे अगर स्टेटस बार को बंद करना है, स्टेटस बार मुझे नहीं चाहिए यहाँ से, तो व्यू पे जाके स्टेटस बार ऑफ कर दूंगा। स्टेटस बार यहाँ से चली जाएगी। फिर से लाना है तो व्यू पे स्टेटस बार पे क्लिक कर दीजिए। इसके अतिरिक्त हमारे पास लास्ट मेन्यू हेल्प के रूप में है। आप यदि हेल्प चाहते हैं नोटपैड की तो व्यू हेल्प पे क्लिक करें।
माइक्रोसॉफ्ट द्वारा आपको ऑनलाइन हेल्प प्रदान की जाएगी। आप यहाँ से हेल्प का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि नेट मेरे पास कनेक्टेड नहीं है, परंतु यदि आप पे नेट कनेक्टेड होगा तो आपको सारी जानकारी यहाँ व्यू हेल्प में दे दी जाएगी। अबाउट नोटपैड पे यदि आप क्लिक करें तो आपको माइक्रोसॉफ्ट की इस नोटपैड ऐप की अधिक जानकारी दी जाएगी कि ये किसके नाम से रजिस्टर्ड है और किस लाइसेंस के अंतर्गत ये आपके पास अवेलेबल है। यहाँ मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। इस प्रकार हम अपने बेसिक टेक्स्ट एडिटर अर्थात नोटपैड में कार्य कर सकते हैं।